नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। दोस्तों, आईपीईएफ को लेकर एक अपडेट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। यूएसए ने एक प्रपोजल रखा है आईपीईएफ को लेकर। अब इस प्रपोजल को लेकर हमारा देश भारत जो है वो थोड़ा चिंतित है। क्यों? नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आज हम आईपीईएफ को लेकर एक डिस्कशन करने वाले हैं। अब रीसेंट अपडेट ये है कि यूएसए ने आईपीईएफ को लेकर एक प्रपोजल रखा है और इस प्रपोजल को लेकर हमारा देश भारत जो है वो थोड़ा चिंतित है। तो क्या है आईपीईएफ, यूएसए का क्या प्रपोजल है, भारत क्यों चिंतित है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। स्टेप नंबर 1 हमारा होगा, हम आईपीईएफ को समझेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि व्हाट दिस पर्टिकुलर थिंग इज ऑल अबाउट। फिर यूएसए ने क्या प्रपोजल रखा, फिर आईपीईएफ की एक इवेंट चल रही है, इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं, फिर एक्सपर्ट्स जो हैं उनका क्या कहना है आईपीईएफ और इंडिया के रिलेशनशिप को लेकर। एंड फिफ्थ जो हमारा स्टेज होगा उसमें हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए, और ऑफ कोर्स व्हेन आई से इंडियन गवर्नमेंट आई मीन टू से इंडियन गवर्नमेंट आईपीईएफ को लेकर क्या क्या चीज़ें कर रही है, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आईपीईएफ। आईपीईएफ का मतलब होता है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। दोस्तों, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है या फिर कोई ग्रुप जो होता है, उसका नाम जो होता है वो बहुत ही मैटर करता है। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप उसके नाम को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको उसका एक आइडिया जो है वो मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए, आईपीएफ का मतलब होता है इंडो पैसिफिक, यानी कि इंडो पैसिफिक के जो देश हैं उसके साथ जुड़ा हुआ ये ग्रुप है, राइट। नंबर 1। नंबर 2, क्लियरली इसके नाम में दिया गया है इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, राइट। तो इंडो पैसिफिक के जो देश हैं, इन सारे देशों का एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, राइट। तो ये इकोनॉमी पर और ज़्यादा जोर देने वाला एक फ्रेमवर्क है, एक ग्रुप है। आईपीईएफ नाम से ही पता चल जाता है। अब लास्ट ईयर, अभी मई महीना चल रहा है, मई 2022, लास्ट ईयर, एक साल पहले, जो जापान का कैपिटल है टोक्यो, वहाँ पर क्वाड की एक समिट हुई थी। क्वाड में 4 देश हैं, आई एम श्योर यू वुड बी अवेयर अबाउट इट। यूएसए, इंडिया है, ऑफ कोर्स जापान में मीटिंग हुई थी तो जापान भी एक मेंबर हैं, और 4th मेंबर हैं ऑस्ट्रेलिया, राइट। ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया, जिनके साथ हम क्रिकेट खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 देशों की क्वाड की समिट हुई थी, और इस समिट में ही हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने फॉर्मली भारत को आईपीईएफ का मेंबर जो है वो बना दिया। अब आईपीईएफ जो है, इसके मेन लक्ष्य क्या है? ऑब्जेक्टिव नंबर 1 ये है, जैसे हमने नाम से ही देखा कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक नेशंस जो हैं, तो इनके बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ज़्यादा मजबूत हो। दिस इज नंबर 1 ऑब्जेक्टिव। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि चाइना का इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का दबदबा जो है वो थोड़ा बढ़ रहा है। तो इसको काउंटर करने के लिए कि चाइना का दबदबा थोड़ा कम हो, चाइना जिस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, पैसे दे रहा है, ये सारी चीज़ें कम हो, और जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, लाइक माइंडेड देश हैं, राइट, इंडो पैसिफिक रीजन के, तो ये मिलकर काम करें, तो चाइना को काउंटर करना ये इसका दूसरा बड़ा लक्ष्य है। अब बात करते हैं आईपीईएफ मेंबर्स के बारे में। 14 कंट्रीज जो हैं वो आईपीईएफ के मेंबर्स हैं। बहुत ही क्विकली आपको लिस्ट दिखा देता हूं। ऑफ कोर्स हमारा देश भारत है, यूएसए है, फिर ब्रुनेई, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये 14 कंट्रीज जो हैं वो आईपीईएफ के मेंबर हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आईपीईएफ जो है वो ग्लोबल जीडीपी का 40% रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये 14 देश जो हैं वो मिलकर दुनिया की 40% की जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के साथ साथ दुनिया का जो टोटल गुड्स और सर्विसेज में जो व्यापार होता है उसका 28% आईपीईएफ रिप्रेजेंट करता है, राइट। आईपीएफ के 4 बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। पहला जो पिलर है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर, ये 4 पिलर्स हैं, राइट। मैंने सिर्फ इनको नंबर्स दिए हैं। तो ट्रेड, सप्लाई चेन्स, क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी, ये 4 आईपीईएफ के पिलर्स हैं। नाउ पे अटेंशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूं। इंडिया और आईपीईएफ की बात करें तो भारत जो है उसने आईपीईएफ में तो पार्ट लिया है, लेकिन भारत ने 3 पिलर्स को ही अप्रूव किया है, या फिर 3 पिलर्स में ही भारत ने अपने आप को ऐड करवाया है।
इसमें है क्लीन सप्लाई चेन्स, राइट, क्लीन एनर्जी, सॉरी बेग योर पार्डन, जब भी क्लीन कहता है तो एनर्जी ही शब्द ऑटोमेटिकली दिमाग से निकल जाता है, क्लीन इकोनॉमी, एंड ऑफ कोर्स थर्ड इज अ फेयर इकोनॉमी। तो भारत जो है वो ये जो ट्रेड वाला पिलर है, फोर्थ पिलर, एक ऐसा पिलर है जिसका भारत पार्ट नहीं है, दैट इज ट्रेड पिलर। रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, ओके। तो ये हो गया आईपीईएफ। आई होप आपको आईपीईएफ का जो एक ब्रीफ है, इनफैक्ट ब्रीफ क्या मैंने डिटेल में आपको समझाया है कि क्या है ये आईपीईएफ, इजंट इट? नाउ डियर फ्रेंड्स, यूएसए का जो प्रपोजल है, ये प्रपोजल क्या है इसको हम समझ लेते हैं, राइट। तो यूएसए जो है उसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रपोजल जो है वो रखा है। यूएसए ने सारे के सारे आईपीएफ मेंबर्स को ये कहा है, ये प्रपोजल में ये कहा है कि अगर आप टैरिफ में कोई चेंजेस करते हैं, व्हाट इज टैरिफ? टैरिफ यानी कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो इंपोर्ट टैक्स जो कहते हैं, इंपोर्ट टैक्स। तो इंपोर्ट टैक्स में अगर आप कोई बदलाव करते हैं तो आपको एडवांस में, रिमेंबर, अगर आप बदलाव करने के बारे में सोच रहे हैं, आई विल गिव यू वन एग्जांपल, इससे ही आपको पता चलेगा। लेट्स से कार्स की बात करें तो भारत में अगर आप फॉरेन से कोई कार मंगवाते हैं जिसको हम सीबीयू कहते हैं, कंप्लीटली बिल्ड यूनिट, एक कंप्लीट कार वहाँ से बन चुकी है जर्मनी की फैक्ट्री में, और वहाँ से अगर आप बीएमडब्ल्यू यहाँ पर मंगवाते हैं तो आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, राइट। अब एग्जैक्ट ड्यूटी आई डोंट रिमेंबर, इट इज़ समवेयर अराउंड 100%। 10 लाख की कार है तो 10 लाख ड्यूटी, तो आपकी वो कार जो है वो आपको 20 लाख रुपए में भारत में पड़ेगी। एक रफ एग्जाम्पल है ये। नाउ अगर ये 100% ड्यूटी जो है, अगर या फिर इंपोर्ट टैक्स है या फिर टैरिफ जो है, अगर भारत सरकार ये सोच रही है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस प्रकार की कार्स जो हैं वो फॉरेन से मंगवा रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो रहा है, तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ हम इसका बैरियर क्रिएट करते हैं, हम कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे लोग ऐसा ना करें। तो सरकार कोई बैन नहीं लगा सकती कि भाई आप कार्स जो हैं वो ना खरीदें, लेकिन सरकार क्या करेगी, ये जो 100% है उसको लेट्स से 150% अगर कर देगी, तो ये 20 लाख वाली कार जो है वो आपको 25 लाख में पड़ेगी। फिर लोग सोचेंगे कि नहीं यार, 25 लाख जो है वो एक कार के लिए हमें नहीं देने हैं, 10 लाख की कार है, हम 15 लाख उस पर ड्यूटी पे करें, तो वी डोंट वांट दैट, राइट। तो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। तो यूएसए क्या कह रहा है कि अगर आप टैरिफ चेंज करने के बारे में सोच भी रहे हैं तो भी आपको इन्फॉर्म कर देना है। आईपीएफ मेंबर्स जो हैं वो आईपीईएफ ग्रुप में इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ है, उसमें हम टैरिफ जो है उसमें चेंज करना चाहते हैं। और एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, अगर आप किसी चीज़ पर बैन लगाना चाहते हैं, लेट्स से कि आप भारत में कुछ क्वालिटी के प्लास्टिक की आइटम्स जो हैं उनको इंपोर्ट नहीं कर सकते, अगर भारत ऐसा कोई स्टेप उठाना चाहता है या फिर सोच रहा है, तो भी आईपीईएफ के मेंबर्स जो हैं या फिर आईपीईएफ ग्रुप को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, सिंपल इज दैट। तो ये है यूएसए का प्रपोजल, राइट। दो चीज़ों को लेकर है, मैं बहुत ही धीरे धीरे आपको समझा रहा हूं यहाँ पर ये दो चीज़ें। द रीज़न इज, मैं चाहता हूं कि आपको इस चीज़ के साथ एक फुल क्लैरिटी हो कि यूएसए ने क्या प्रपोजल रखा है। अब आपको ये समझ में आ गया है ना, ये जो प्रपोजल है ये बराबर प्रपोजल नहीं है, इट्स नॉट ए गुड प्रपोजल। द रीज़न बीइंग, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके जो रूल्स हैं उसका ये क्लियर वायोलेशन होता है। अगर आप कोई एडवांस में चीज़ें बताने के बारे में सोच रहे हैं तो ये डब्ल्यूटीओ के रूल्स के बराबर नहीं है, उसके साथ अलाइंड नहीं है, उसके साथ सिंक्ड नहीं है। दूसरी चीज़, सरकार जो होती है उसको जो एक पॉलिसी स्पेस चाहिए। अब हमारे देश में हम क्या टैरिफ रखेंगे, हम कौन सी चीज़ों को अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? ये हमारी सरकार, हमारे देश की सरकार डिसाइड करेगी। तो एडवांस में ही सारी चीज़ें अगर आप कुछ सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारे देशों के साथ शेयर करना जो है, तो ये बराबर नहीं होगा। कुछ मीन्स अगर हमने एक्शन ली और उसके बाद वो डिस्कस हो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अभी हम सोच रहे हैं और हमें इन्फॉर्म करना है, दिस इज़ नॉट लॉजिकल, और ये सरकार को भी जो स्पेस मिलनी चाहिए वो स्पेस नहीं मिलेगी। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप कोई मेजर्स उठाते हैं, अगर आपने कोई स्टेप उठा लिया, उसके बाद आप नोटिफाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर यूएसए ये बता रहा है कि हम एडवांस में ही नोटिफाई कर रहे हैं, सिर्फ हम नहीं, सारे के सारे आईपीएफ मेंबर। तो भारत सरकार ने क्या किया है, भारत सरकार ने इंडस्ट्री जो है उनका फीडबैक, उनका व्यू मांगा है
कि ये जो यूएसए का प्रपोजल है इस पर हमारे देश की जो अलग अलग सेक्टर की अलग अलग इंडस्ट्रीज़ जो हैं तो उनका क्या कहना है, भारत सरकार ने एक ओपिनियन। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि भारत सरकार जो है वो इस चीज़ को लेकर ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसको हम कहते हैं वो कर रही है, सोच रही है, विचार विमर्श चल रहा है कि ये प्रपोजल जो है तो इसका क्या किया जाए, ताकि हम कोई एक बेस्ट पर्टिकुलर आंसर जो है वो इसके लिए ढूंढ सके। तो सिर्फ सरकार सोचेगी इससे नहीं होगा, इंडस्ट्री के व्यूज़ लिए जाएंगे, उनका क्या ओपिनियन है, ये सारी चीज़ें सुनी जाएगी, उसके बाद एक प्रॉपर आंसर जो है या फिर प्रॉपर रास्ता जो है वो सरकार तय करेगी। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, यू नो, गवर्नमेंट लेवल पर ऐसा भी होता है और जनरली स्पीकिंग ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि सारे डिसीजन सरकार अकेले ही बैठकर, सरकार को सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, सरकार इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स नहीं होते, लेकिन इंडस्ट्री से जब ओपिनियन मांगा जाता है तब सरकार को पता चल जाता है कि ओके ये चीज़ें चल रही है, ये ट्रेंड चल रहा है, वी नीड टू डू दिस दिस एंड दिस। ओके, तो ये हो गया यूएसए का प्रपोजल। अब दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि ये जो हमारी IPEF नाम की जो संस्था है या जो ये एक ग्रुप है, तो अभी इसमें करंटली क्या चल रहा है, तो ये IPEF जो है इनकी एक मीटिंग चल रही है, नेगोशिएशंस चल रहे हैं। दिस इज़ द थर्ड राउंड ऑफ नेगोशिएशंस और लास्ट मंडे से सिंगापुर में ये नेगोशिएशंस स्टार्ट हो गए और 15 मई 2023 तक ये नेगोशिएशंस जो हैं वो चलने वाले हैं। अब ये ग्रुप जो है दिस इज ए US लेड, IPEF जो है इट इज़ US लेड, यानी कि USA ने ही इसको स्टार्ट करवाया है। तो USA के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ट्रेड पिलर पर जो डिस्कशन चलेगी तो इसको लीड कौन कर रहे हैं, USA के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। और USA के सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स जो हैं, यानी कि वहाँ के कॉमर्स मंत्री जो हैं, वो बाकी के जो 3 पिलर्स हैं तो उन पर डिस्कशंस जो हैं ये हेड करने वाले हैं। नाउ रिमेंबर, ट्रेड पिलर का पार्ट हमारा देश भारत नहीं है, तो ट्रेड पिलर के साथ जुड़ी हुई जो डिस्कशंस हैं उसमें भारत पार्ट नहीं लेगा। और ये जो 2 प्रपोजल रखे हैं ना यूएसए ने, टैरिफ चेंज को लेकर, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को लेकर, तो इसमें भारत पार्ट नहीं लेगा, बिकॉज ये दोनों चीज़ें जो हैं वो ट्रेड पिलर के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन रिमेंबर, व्यापार ऐसे ही थोड़ा होगा। व्यापार अगर आप करेंगे, इंटरनेशनल ग्लोबल बिजनेस अगर आप करेंगे, तो सप्लाई चेन पर तो इसकी इम्पैक्ट आते ही हैं, या फिर सप्लाई चेन इस ट्रेड पिलर के साथ जुड़ी हुई है। तो ये जो 2 प्रपोजल्स हैं उसमें कोई बदलाव किया गया तो सप्लाई चेन पर भी इम्पैक्ट आएगी। और भारत जो है, जो 4 पिलर्स हमने देखे उनमें से 3 पिलर्स में तो भारत है और 3 पिलर में से 1 पिलर है सप्लाई चेन। तो दैट्स वाई भारत जो है वो थोड़ा कीन है, इसलिए इंडस्ट्री को लेकर, मीन्स ये प्रपोजल को लेकर थोड़ा भारत चिंतित है और इंडस्ट्री से ओपिनियन मांग रहा है, क्योंकि इसमें कोई बदलाव होगा तो फिर सप्लाई चेन पर, ट्रेड पिलर में कोई बदलाव होगा तो सप्लाई चेन पर भी इसकी इंपैक्ट आएगी। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर मैटर इज इंपॉर्टेंट। अब एक्सपर्ट्स जो हैं उनका क्या कहना है। एक एक्सपर्ट हैं विश्वजीत धार, प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के, और उन्होंने बताया कि IPEF की अगर आप बात करें, हमने IPEF के 14 कंट्रीज देखे, इज़न्ट इट। अब ये 14 देशों में सबसे बड़ी मार्केट कौन सी है, हमारा देश भारत, ऑफ कोर्स, राइट। ये 14 देशों में सबसे बड़ी अगर कोई मार्केट है तो इंडिया। तो इतनी बड़ी मार्केट है तो ये सारे बाकी के जो 13 कंट्रीज हैं वो चाहेंगे कि वो अपना सामान जो है वो इतनी बड़ी मार्केट में बेच पाएँ, दैट इज़ हमारे देश भारत में बेच पाएँ, राइट। ऑफ कोर्स वो थोड़ी चीज़ें हमसे भी खरीदना चाहेंगे, लेकिन ज़्यादातर तो जो हैं हर एक देश जो है वो आज एक बड़ा व्यापारी ही है। हर एक देश जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करके ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है, ज़्यादा पैसों से ज़्यादा फैसिलिटीज़ खरीदेगा अपने सिटीजन्स के लिए, और ये साइकिल जो है वो चलती रहेगी। तो हमारी मार्केट को लेकर हर एक देश जो हैं, ख़ास करके ये बाकी के जो IPEF मेंबर्स हैं, वो काफ़ी उत्सुक हैं, दे आर वेरी क्यूरियस कि हम इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कैसे सप्लाई करें। अब हमारे देश भारत की मार्केट जो है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखा जाए तो प्रोटेक्टेड हैं। प्रोटेक्टेड यानी कि हमारे देश में आप उतना इजीली सामान नहीं बेच सकते, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, टैरिफ्स हैं, राइट, इंपोर्ट टैक्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और इन सारी चीज़ों की वजह से अब हम स्कैनर में आ चुके हैं। इन द सेंस या प्रश्न उठने लगे हैं कि यार आप भारत में इतना इजीली सामान क्यों नहीं बेच पाते, हमारे देश में इतनी सस्ती कार बन रही है, हम भारत में कार्स बेचना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर तो ड्यूटीज़ इतनी ज़्यादा हैं। तो अब ये चिंता का तो नहीं, लेकिन चर्चा का विषय जो है वो डेफिनेटली हमारे देश ये बाकी के IPEF मेंबर्स के लिए बन चुका है। अब रही बात सप्लाई चेन की, तो अगर
भारत जो है इसमें हाई टैरिफ्स हैं तो फिर IPEF जो है ये रेजिलिएंट नहीं हो पाएगा। सप्लाई चेन जो है उसका पूरा सर्कल जो है वो कंप्लीट नहीं होगा अगर भारत में हाई टैरिफ्स हैं तो अब इस पर डिस्कशन डेफिनेटली होगी। अब भारत सरकार को एक क्लियर स्टैंड लेना होगा कि हम IPEF में बता सकें कि भाई हमारे यहाँ पर हाई टैरिफ क्यों हैं, हम डेवलपिंग देश हैं, हमारे यहाँ पर गरीबी इतनी है, हमें और ज़्यादा एक लंबी मंजिल तय करनी है एंड थिंग्स लाइक दैट, यू नो। तो ये सारी चीज़ों को लेकर भारत को एक क्लियर स्टैंड लेना पड़ेगा, उस पर सोचना पड़ेगा और एक क्लियर आंसर जो है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा, ताकि हम ये बाकी के मेंबर्स को कन्विंस कर सकें कि देखिए हमारे जो 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं IPF के, एक तो हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़े ये सारे देशों के बीच में, एंड सेकंड वन इज़ चाइना। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही भारत ने ये डिसीजन लिया है कि हम इतने टैरिफ्स जो हैं वो लगाएंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। ओके, तो ये हो गए 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस। अब हम बात करते हैं कि भारत सरकार जो है वो इस चीज़ को लेकर क्या कर रही है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, भारत सरकार ने इंडस्ट्री का इनपुट जो है वो मांगा है कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। भारत सरकार 3 चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा आई वुड से कि कंसर्न्ड हैं, या फिर आई वुड से कि फोकस्ड हैं 3 चीज़ों पर। एक है नेशनल सिक्योरिटी, कि नेशनल सिक्योरिटी में किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, फूड सिक्योरिटी में किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, और पब्लिक हेल्थ। ये 3 बड़ी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो फिलहाल भारत सरकार की है व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विथ वेरियस डिफरेंट ग्रुप्स। अब भारत सरकार जो है वो इनपुट्स को लेकर भी मीन्स फोकस्ड है, राइट, कि जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं जनरली जिनको सोर्स करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, फॉर एग्जांपल लिथियम। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो हम कैसे मंगवाएंगे, IPF इसमें कैसे मददगार साबित हो सकता है, ये सारी चीज़ों को लेकर डिस्कशन चल रही है। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री का व्यू मांगा है IPEF सप्लाई चेन काउंसिल को लेकर। एक नया काउंसिल जो है वो IPEF में बन रहा है, और ये IPEF सप्लाई चेन काउंसिल जो है उसमें क्या है कि जो सप्लाई चेन को लेकर जो प्रोविजंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, रिस्क्स जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस काउंसिल में रिपोर्ट की जाएगी, और कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा ये सारी चीज़ें जो हैं ये काउंसिल देखेगा। ये IPF के अंदर ही बनाया गया एक ग्रुप है। और इसी के साथ साथ सप्लाई चेन एक्शन प्लान टीम्स, इसको लेकर भी फीडबैक जो है वो इंडस्ट्री से मांगा है। तो ये जो सप्लाई चेन एक्शन प्लान टीम्स हैं ये 4 बड़ी बड़ी चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश करेगी। नंबर 1 इज़ डिलेज, के सामान बेचने में, ख़रीदने में इतना ज़्यादा डिले क्यों होता है। फिर ये जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होता है कुछ मटेरियल्स का, तो इसकी शॉर्टेजेस क्यों होती हैं, थिंग्स लाइक दैट। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से डिफ़िकल्टीज क्रिएट होती हैं, और लॉजिस्टिकल बॉटलनेक्स क्या क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये सप्लाई चेन एक्शन प्लान टीम्स जो हैं वो डिसाइड करेगी, या फिर इस पर और ज़्यादा गहरा विचार विमर्श होगा। USA का जो प्रपोजल हैं वो है IPEF सप्लाई चेन रिस्पॉन्स नेटवर्क, जो 2 प्रपोजल पहले रखे। इसी के साथ साथ सप्लाई चेन रिस्पॉन्स नेटवर्क को लेकर भी एक प्रपोजल रखा है USA ने, और इसमें यह है कि जो नेचुरल और दूसरे डिज़ास्टर्स की वजह से सप्लाई चेन में जो डिसरप्शन आता है, तो इस चीज़ को लेकर ये IPEF सप्लाई चेन रिस्पॉन्स नेटवर्क जो है वो काम करेगा, और जो दूसरे अदर सप्लाई चेन्स इश्यूज़ हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, जैसे कि इन्वेस्टमेंट प्रमोशन कैसे किया जाए, फिर एक वेंडर न्यूट्रल IT फ्रेमवर्क्स कैसे डेवलप किए जाए, इंटरऑपरेबिलिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए, साइबर सिक्योरिटी रिस्क्स जो हैं उनको कैसे कम किया जा सकता है, लो कॉस्ट एंड स्केलेबल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट मैकेनिज्म, और दूसरे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको ये सप्लाई चेन वाला ग्रुप जो है वो देखने वाला है। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। आई होप आज की इस थरो डिस्कशन से आपको नई नॉलेज मिली होगी, IPF के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली होगी। बहुत ही आराम से, बहुत ही शांति से हमने डीपली जाकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है। वीडियो कैसा लगा, डू लेट मी नो। मुझे कैसे पता चलता है? व्हेन यू हिट द लाइक बटन, व्हेन यू पुट ए कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। जब आप ये 2 चीज़ें करते हैं तो मुझे पता चलता है कि मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ उससे आपको ज्ञान भी मिल रहा है, और आपका एक अपलिफ्टमेंट भी हो रहा है व्हेन इट कम्स टू योर प्रिपरेशन, राइट। और इन जनरल बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो क्यूरियस होते हैं, उनको ऐसा नहीं है कि किसी एग्जामिनेशन की पढ़ाई करनी है, बट इतने क्यूरियस हैं, नॉलेज के प्रति इतना लगाव है कि वो इस प्रकार के वीडियोज़ को
पूरा देखते हैं और इनमें से चीज़ें जो हैं वो सीखते हैं और अपने आप को अपडेट रखते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन today's world. And that's everything from my side. I'll see you soon with some more interesting topics. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.